जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम BNSS 2023 को डिस्कस करेंगे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर पूरी चर्चा करेंगे, इसका कंपैरिजन करेंगे हम CRPC से। और साथियों, ये जो पुलिस से संबंधित यूपी के एग्ज़ाम हैं, चाहे वो UPSI का हो, होमगार्ड का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा साथियों, ये BNS है या BNSS है, ये आम नागरिक के लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अगर आपको जानकारी होगी, इसके प्रोविजंस की अगर मोटी मोटी आपको समझ होगी, तो जो पुलिस प्रशासन द्वारा अक्सर हमारे नागरिकों का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, शोषण किए जाने की घटनाएं सामने आती हैं, आप उनको रोक सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है साथियों, ये लागू हुई है 1 जुलाई 2024 को पूरे भारत में। ठीक है, इसका उद्देश्य आप जान लीजिए, नागरिक केंद्रित है, सिटीजन सेंट्रिक है, त्वरित और तकनीक आधारित आपराधिक न्याय प्रणाली है। ठीक है, ये इसका लक्ष्य है कि ये जो संहिता है ये नागरिक केंद्रित है। इसका उद्देश्य ये है कि नागरिकों को जल्दी से शीघ्र न्याय मिले, त्वरित न्याय मिले। एक हमारे जुडिशियल सिस्टम में या हमारे सिस्टम में एक बहुत बड़ी चुनौती ये है कि अपराधियों को समय पर सजा नहीं मिल पा रही है और नागरिकों को जस्टिस नहीं मिल पा रहा है टाइम से। ठीक है, इसीलिए कई बार कहा जाता है कि समय पर न्याय न मिलना अन्याय के बराबर होता है। हमारी जो कोर्ट्स हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, वहां पर लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, नंबर ऑफ केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को लागू किया है और CRPC को हटाया है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को हटाया है। मानना यह था कि ये पुरानी हो गई है। वर्तमान समय में जो हमारे लक्ष्य हैं और अपराध जिस तरीके से बदल रहा है और जिस तरीके से जस्टिस की डिमांड हो रही है, तो CRPC उसको पूरा करने में सक्षम नहीं थी। इसीलिए हमने BNSS को या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को अपनाया है। ठीक है, और उसका लक्ष्य उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं। नागरिक केंद्रित है, जल्दी लोगों को न्याय दिलवाना है और इसमें तकनीक का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। तकनीक के आधार पर न्याय प्रक्रिया को या इस प्रोसीजर को बहुत तेजी से करने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसकी आप फुल फॉर्म भी याद रखेंगे। होमगार्ड और यूपी पुलिस में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये BNSS है, BNS के साथ कार्य करती है। मैं इस पिछले वीडियो में इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं आपको, भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, और इसने CRPC को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया है, या कहिए CRPC को खत्म करते हुए BNSS ने स्थान ले लिया है। CRPC की फुल फॉर्म है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका मतलब साथियों ये है कि जब कोई आपराधिक घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसियां हैं कैसे कैसे प्रोसीड करेंगी अपराधियों को पकड़ने में और प्रभावित लोगों को न्याय दिलवाने में। ठीक है, ये पूरी की पूरी प्रोसीडिंग CRPC में मेंशन थी। ठीक है, अब उसका स्थान BNSS ने ले लिया है। दो मेजर चेंजेस हैं। जो CRPC है वो कुल मिलाकर उसका सेंटर रहता था अपराधियों को रोकना या अपराधियों को सजा दिलवाना, जबकि CRPC जो BNS है इसका मुख्य उद्देश्य है नागरिकों की सुरक्षा करना। ठीक है, ये थोड़ा त्वरित नहीं थी। यहाँ BNSS में इस बिंदु को प्रमुखता से उठाया गया है, या ऐसे प्रावधान डाले गए हैं कि नागरिकों को जल्दी ये जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, ये जो प्रक्रिया है, ये जल्दी से जल्दी हो और नागरिकों को या प्रभावित व्यक्तियों को न्याय मिले। ठीक है, एक डिफरेंस हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं CRPC की और BNSS की साथियों। देखिए, CRPC 1 अप्रैल 1974 को पूरे देश में लागू हुई थी। BNSS 1 जुलाई 2024 को लागू हुई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, BNS
और BNSS दोनों 1 जुलाई 2024 को एक साथ पूरे भारत में लागू किए गए हैं। ठीक है, CRPC में जो कुल धाराएं थी वो 484 हैं। ठीक है, और BNSS में जो कुल धाराएं हैं वो 531 हैं। ठीक है, ध्यान रखना है BNS में धाराएं जो हैं वो CRPC से ज्यादा हैं और ये लगभग 31 और 19। ठीक है, लगभग साथियों 31 और 16, 47 धाराएं BNSS में ज्यादा हैं CRPC की तुलना में। ठीक है साथियों, और देखिए अध्याय दोनों में 37 हैं। 37 अध्याय CRPC में थे और 37 अध्याय ही हमारी BNSS में है। ठीक है, और भाषा और शैली इसकी औपनिवेशिक थी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो हमारी IPC थी उसी के प्रावधानों के अनुरूप ही CRPC लागू की गई थी। तो जो हमारी IPC थी साथियों, ये औपनिवेशिक शासन में स्थापित की गई थी, इसका लक्ष्य कुछ और था। ठीक है, उसी लक्ष्य के अनुरूप CRPC लागू की गई थी। लेकिन जो BNSS है उसका उद्देश्य है, ठीक है, भाषा शैली उसकी जो है वो सरल है और वो नागरिक केंद्रित है, सिटीजन सेंट्रिक है। ठीक है, ये डिफरेंस आप समझिएगा कि किस तरीके से हम औपनिवेशिक शासन काल में जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है उसकी एक अलग आइडिया के तहत उसे बनाया जाता है, जबकि एक इंडिपेंडेंट कंट्री होता है, जो स्वतंत्र देश होता है और जहां पर संविधान लागू होता है, वहां पर जो BNS है या BNSS है, आपराधिक जो प्रक्रियाएं हैं वो सरल होती हैं और अपने नागरिकों के केंद्रित होती हैं, नागरिकों को सुरक्षा देने वाली होती हैं, जल्दी न्याय दिलवाने वाली होती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस जरूर आप इनमें देखिएगा साथियों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। ये देखिए डिजिटल व्यवस्था, CRPC में डिजिटल व्यवस्था की कोई ज्यादा जरूरत नहीं थी या व्यवस्था नहीं थी। ठीक है, लेकिन BNS में डिजिटल व्यवस्था को या डिजिटल माध्यमों को विशेष महत्व दिया गया है। FIR का प्रावधान है, सम्मन का प्रावधान है, ठीक है, ट्रायल का प्रावधान है। आप ऑनलाइन FIR करवा सकते हैं, ऑनलाइन सम्मन भेज सकते हैं, जबकि जो CRPC में सम्मन पुलिस वाले खुद लेके जाते हैं। ट्रायल का प्रोविजन है, यानी कि गवाही आप ऑनलाइन दिलवा सकते हैं और पूरी जो ट्रायल है वो ऑनलाइन हो सकती है जरूरत के हिसाब से। लेकिन CRPC में ट्रायल का कोई प्रोविजन नहीं था, लोगों को भौतिक रूप से उपस्थित होना पड़ता था। ठीक है, ध्यान रखना ये अंतर है, और ये अंतर इसलिए और है क्योंकि डिजिटलाइजेशन का युग है, तकनीक का युग है, नेट, इंटरनेट और मोबाइल ये आज हमारी आम जरूरत बन गए हैं, और उसी हिसाब से हमारी सरकार ने सोचा क्यों ना इस तकनीक का इस्तेमाल हम लोगों को त्वरित न्याय देने में करें। ठीक है, ये चारों पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि CRPC में क्या डिजिटल एविडेंसेस या डिजिटल प्रक्रियाओं की व्यवस्था थी? नहीं थी व्यवस्था, ये BNSS में है। ठीक है, और एक इस वजह से भी नहीं थी भाई 1974 में डिजिटलाइजेशन का युग नहीं था, डिजिटलाइजेशन पिछले 10 साल का प्रोसेस है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसमें अंतर, FIR से संबंधित दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण साथियों, एक एक बिंदु को आप समझिएगा कि देखिए CRPC के तहत जो FIR होती थी वो केवल पुलिस स्टेशनों में होती थी और लिखित और मौखिक होती थी। मतलब FIR कराने के लिए आपको थाने चौकी में भौतिक रूप से फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, लेकिन BNSS में ऐसा नहीं है। आप FIR कर सकते हैं और ऑनलाइन FIR करने की भी सुविधा है, अनुमति है। ये एक अंतर है FIR को लेकर। जीरो FIR का कोई प्रोविजन CRPC में नहीं था, जबकि जीरो FIR का प्रोविजन BNSS में है। जीरो FIR साथियों, क्या आप किसी भी थाने में जाकर FIR करवा सकते हैं, ठीक है, और फिर जिस थाने में आपने FIR करवाई है वो थाना संबंधित थाने को इस FIR को ट्रांसफर कर देता है और जांच प्रक्रिया वही थाना करता है। मैं इसको फर्दर आपको वीडियो के एंड में डिटेल में जीरो FIR को एक्सप्लेन करूंगा। ध्यान रखना CRPC में जीरो FIR का कोई
प्रोविजन नहीं था और इसमें बीएनएस में 0 एफआईआर का प्रोविजन है। बहुत महत्वपूर्ण प्रोविजन है। आप समझिए कि किस तरीके से हमारे जो नागरिक हैं उनको एक सुरक्षा मिलेगी 0 एफआईआर के तहत। वो बिना डरे किसी भी थाने में एफआईआर करवा सकते हैं और ये उस थाने की जिम्मेदारी होगी कि जिस थाने में वारदात हुई है वहां पर उस 0 एफआईआर को ट्रांसफर कर दें। ठीक है, ये उस नागरिक की जिम्मेदारी नहीं है कि जिस थाने में अपराध हुआ है वहीं जाके एफआईआर कराए, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि उसी थाने में अगर एफआईआर हुई, उसी थाने में अगर आपके साथ अपराध हुआ है, तो कई ऐसी घटनाएं हुई हैं कि थाने जाने से पहले ही प्रभावित व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को और नुकसान पहुंचा दिया गया है। तो ये इस नजरिए से 0 एफआईआर का प्रोविजन डाला है कि जो प्रभावित व्यक्ति है, जो पीड़ित व्यक्ति है, वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचे, किसी भी थाने में, किसी भी जिले में अपनी शिकायत दर्ज कराए और ये उस थाने की जिम्मेदारी है जहां उसने 0 एफआईआर कराई है कि वो अब जिस थाने में अपराध हुआ था वहां इस एफआईआर को भेजे। ध्यान रखना, एफआईआर आप कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन जांच वही थाना करेगा जहां पर अपराध हुआ है। ठीक है, आगे और एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। देरी से एफआईआर पर स्पष्ट प्रावधान नहीं था सीआरपीसी में, लेकिन एफआईआर की 3 दिन में पुष्टि अनिवार्य है बीएनएसएस में। बीएनएसएस में ध्यान रखना, यानी कि देरी से एफआईआर के लिए भी कुछ ना कुछ प्रोविजन बीएनएसएस में दे रखे हैं। ठीक है, ये भी इसीलिए डाला गया है कि अपराधी ने अपराध कर दिया और कई बार जो पीड़ित व्यक्ति है वो इतने भयभीत हो जाते हैं कि विद इन टाइम में अपनी सुरक्षा के कारणों को देखते हुए वो थाने में एफआईआर नहीं करवा पाते हैं। तो उसको एक टाइम दिया गया है कि हाँ 3 दिन तक आप एफआईआर करवा सकते हैं। ठीक है, गिरफ्तारी में सीआरपीसी और बीएनएस में क्या अंतर था देखते हैं साथियों। विषय जैसे गिरफ्तारी की सूचना देना है वो सामान्य था। ठीक है, और यहां अनिवार्य है बीएनएसएस में परिवार को या उसके दोस्त को अनिवार्य सूचना देनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, अनिवार्य, बाध्यकारी हो गया है। ठीक है, और सीआरपीसी में ये सामान्य था, बाध्यता नहीं थी। ठीक है, तो इसका भी दुरुपयोग होता था। अब आपने अनिवार्य सूचना देना कर दिया, सूचना बाध्यकारी कर दी है, तो निश्चित तौर पर ये हमारे नागरिकों को या फिर जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनको सहूलियत देगा। ठीक है, महिलाओं की गिरफ्तारी सीमित नियम थे सीआरपीसी में। महिलाओं की गिरफ्तारी को लेकर बीएनएसएस में स्पष्ट और कड़े नियम है कि रात में महिलाओं की गिरफ्तारी पर कड़ी पाबंदी है। मतलब रात में आप महिलाओं को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं साथियों। और ये इस वजह से किया गया है क्योंकि अक्सर ऐसा केसेस आपने न्यूज में, मीडिया में देखे होंगे कि महिलाओं को रात के समय में थाने या चौकी बुलाया जाता था और उनका यौन शोषण किया जाता था। कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। ठीक है, तो निश्चित तौर पर ये जो प्रोविजन किया है बीएनएसएस में, ये महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा और ऐसी जो घटनाएं होती थी महिलाओं के साथ उनमें गिरावट आएगी, रोकेगी और हमारी महिलाओं को सुरक्षा की भावना मजबूत होगी। ठीक है, पुलिस कस्टडी सीआरपीसी में 15 दिन तक थी। ठीक है, और इसमें 90 दिन तक है। गंभीर अपराधों में पुलिस कस्टडी 90 दिन तक है। एक वो प्रोविजन जिसे मैं बीएनएस के प्रोविजन से मैं सहमत नहीं हूं। 90 दिन तक पुलिस कस्टडी। ठीक है, इसका दुरुपयोग होने की व्यापक संभावना है। ठीक है, मनमानी गिरफ्तारी संभव थी साथियों सीआरपीसी में। ठीक है, और यहां पर गिरफ्तारी का कारण बताना, लिखित कारण बताना अनिवार्य है बीएनएसएस में। ठीक है, अगर आप लिखित कारण बताएंगे तो एक डर बना रहता है कि कहीं इस लिखित कारण के आधार पर व्यक्ति कोर्ट ना चला जाए। ठीक है, यहाँ सीआरपीसी में संभव मनमानी गिरफ्तारी संभव थी, मतलब पुलिस वाले कर लेते थे, उन्हें लिखित कारण नहीं बताते थे। ठीक है, परिणाम स्वरूप बहुत इनजस्टिस होता था। मनमाने तरीके से अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते थे लोगों को। लेकिन यहाँ गिरफ्तारी के लिए आपको लिखित कारण देना होगा और वो अनिवार्य है।
अगर आप मनमानी गिरफ्तारी करेंगे, गलत तरीके से गिरफ्तारी करेंगे, तो इस लिखित कारण जो के आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है और मनमानी गिरफ्तारी को रोका जा सकता है। ठीक है साथियों, जांच में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है सीआरपीसी और बीएनएस में, इसको हम देखते हैं। ठीक है साथियों, जांच की प्रक्रिया, जांच की समय सीमा अस्पष्ट थी, क्लियर नहीं थी कि कितने समय में आपको किसी मामले की जांच कर लेनी है और फाइनल या चार्जशीट लगा देनी है। ठीक है, बीएनएस में ये क्लियर है कि 90 से 180 दिनों के भीतर आपको जांच पूरी कर लेनी है। ध्यान रखना, ये 90 और 180 का जो आंकड़ा है इसको आप याद रखिएगा। सीआरपीसी में ऐसी कोई समय सीमा नियत नहीं थी, तय नहीं थी, लेकिन बीएनएसएस में ये तय है। 90 से 180 दिनों में आपको ये जांच पूरी कर लेनी है। ज्यादा संगीन मामले हैं, ठीक है, तो उसमें टाइम लिमिट थोड़ी और बढ़ सकती है। ठीक है, फॉरेंसिक उसमें अनिवार्य नहीं था सीआरपीसी में, लेकिन यहां देखिए ऐसे मामले, ऐसे अपराध जिनमें 7 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान है, वहां फॉरेंसिक अनिवार्य है। फॉरेंसिक अनिवार्य है, ध्यान रख लीजिए। बीएनएसएस में फॉरेंसिक को अनिवार्य किया गया है उन अपराधों में जिनमें सजा 7 वर्ष से ज्यादा की है। ठीक है, यहां पर डिजिटल साक्ष्य का सीआरपीसी में कोई मतलब नहीं था। बीएनएसएस में डिजिटल साक्ष्य को विशेष महत्व दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सीसीटीवी हो गया, मोबाइल हो गया, कॉल रिकॉर्ड हो गई, इनको विशेष महत्व दिया जाएगा। यानी कि जो भौतिक साक्ष्य हैं उसकी तुलना में डिजिटल साक्ष्यों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, विशेष महत्व दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि सीसीटीवी फुटेज हुई, मोबाइल हुआ, कॉल रिकॉर्डिंग हुई, मेल वगैरह हुए, उनको विशेष महत्व दिया जाएगा। ध्यान रखना इस चीज को कि सीआरपीसी में डिजिटल साक्ष्यों का कोई विवरण नहीं था, कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो दौर अलग था और या बहुत सीमित महत्व था। लेकिन बीएनएसएस में डिजिटल साक्ष्यों का विशेष महत्व है। ठीक है, आगे देखते हैं ट्रायल और सुनवाई में क्या डिफरेंस है, इसको समझते हैं साथियों। ट्रायल की गति सीआरपीसी में धीमी थी, आप देख सकते हैं, मामला सालों तक चलता है। ठीक है, पुलिस की प्रोसीडिंग खत्म ही नहीं हो पाती है। ठीक है, यहां समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। ठीक है, कि ट्रायल जो होगा वो एक निश्चित समय में खत्म करना होगा। ठीक है, गवाह बार बार बुलाना पड़ता था, ये कोर्ट से संबंधित है ट्रायल, समझ रहे हैं साथियों, गवाह को बार बार बुलाना पड़ता था कोर्ट में। ठीक है, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान लिए जा सकते हैं, ध्यान रखना, या फिर वही डिजिटल व्यवस्था की बात आ गई। ठीक है, और सम्मन और वारंट भौतिक दिए जाते थे। ठीक है, पुलिस वाले जाते थे सम्मन देने और या वारंट देने। अब ई सम्मन और ई वारंट की व्यवस्था है। आप देख सकते हैं लगातार किस तरीके से तकनीक और खास तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल बीएनएस में हर स्तर पर किया जा रहा है। ठीक है साथियों, ये बेसिक एक डिफरेंस था और मैं आपको बता सकता हूं, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर आप पढ़ेंगे ना, इस वीडियो को और बीएनएस और आईपीसी के वीडियो को जो मैंने बनाया है, तो निश्चित तौर पे 3 से 4 क्वेश्चन आप सही करके आएंगे यूपीएसआई में, यूपी पुलिस में और होमगार्ड में। ठीक है, यहां देखिए साथियों, 0 एफआईआर मैंने बताया था आपको, 0 एफआईआर, किसी भी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। ठीक है, चाहे अपराध वहां हुआ हो या ना हुआ हो। ठीक है, एफआईआर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं, चाहे उस पुलिस स्टेशन में अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, आपने एफआईआर दर्ज कर दी, ठीक है, और फिर एफआईआर को जांच के लिए संबंधित थाने में या जिले में ट्रांसफर किया जाता है। मतलब एफआईआर मान लीजिए आपने किसी भी थाने में कर दी और उसके बाद इस एफआईआर को उसी थाने में भेजा जाएगा या उसी जिले में भेजा जाएगा जहां पर अपराध हुआ है। ठीक है साथियों, तो ध्यान रखना, अपराध की जांच तो वही थाना करेगा जहां अपराध हुआ है, उसी जिले में होगी जहां अपराध हुआ है,
लेकिन आप FIR किसी भी थाने में करा सकते हैं, उसी जिले के किसी अन्य थाने में करा सकते हैं, उसी राज्य के किसी अन्य जिले में करा सकते हैं, किसी दूसरे राज्य में भी करा सकते हैं, अगर मामला मान लीजिए बॉर्डर एरियाज का है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, जीरो FIR बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आपसे जीरो FIR की डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीरो FIR में जो जांच है वो कौन सा थाना करेगा, वही थाना करेगा जहां अपराध हुआ है, लेकिन आप FIR किसी भी थाने में करवा सकते हैं। ठीक है, न जिले की बंदिश है, न थाने की बंदिश है, और न राज्य की बंदिश है। ठीक है, फॉरेंसिक का मतलब आप समझ लीजिए, मतलब अपराध की वैज्ञानिक जांच करना ही फॉरेंसिक कहलाता है। कौन कौन से एलिमेंट इसमें आते हैं? आप खून के नमूने की जांच कर सकते हैं, आप बाल से DNA का सैंपल लेकर उसकी जांच कर सकते हैं, उंगलियों के आप निशान के आधार पर जांच कर सकते हैं, डिजिटल साक्ष्य जैसे CCTV हो गए, मोबाइल हो गया, डेटा हो गया आपका, या कोई और डिजिटल माध्यम हुआ, उनको एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जांच में आप वैज्ञानिक तरीके से जांच करेंगे, और उस वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के क्रम में आप वैज्ञानिक तकनीकों का, वैज्ञानिक साक्ष्यों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो 20 से 22 मिनट का वीडियो आपको 2 से 3 क्वेश्चन दिलाने वाला है। 14 से 15 मार्च को जो आपका UPSI का एग्जाम होने वाला है, ये वीडियो और BNS और IPC पर जो मैंने वीडियो बनाया है, पढ़ के जाइएगा, 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।